Hello everyone, welcome to Legal Narrative. This video is in the furtherance of the free crash course for CUET PG LLM entrance examination launched by Legal Narrative. In this video, we will solve one subject at a time which is relevant for our CUET PG LLM entrance examination which is scheduled in the month of March 2025. So let's begin. आईपीसी से कहीं से भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको आंसर देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पिनल कोड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, किस डेट से इफेक्ट में आया था आईपीसी? 1 जून 1860, 1 अगस्त 1860, 6 अक्टूबर 1860, जनवरी 1 1862। चलिए ये डेट सभी को याद होनी चाहिए, जिनको नहीं याद होगा वो याद कर लेंगे। कब इफेक्ट में आया था? जनवरी 1 1862, यानी डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पिनल कोड इज एक्सटेंडेड टू, आईपीसी कहाँ तक एक्सटेंड होता है? सारे स्टेट्स में, या जम्मू कश्मीर को एक्सेप्ट करके, या सारी यूनियन टेरिटरीज में, या होल ऑफ इंडिया? बहुत ही आसान है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया जी, होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड करता है। तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी, आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? सभी को पता होगा इसका आंसर, आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? अच्छा, कौन सा लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट किया था? फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। तो आंसर हो गया सी, लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आईपीसी इज डिवाइडेड इनटू, आईपीसी में कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं? चलिए, कई लोगों को पता है, सही सही। जिन्हें नहीं याद होगा, ये सब बेसिक फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग आईपीसी, याद होने चाहिए। टोटल सेक्शंस 511 एंड चैप्टर्स 23। ओके, तो एक करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस डिपेंड्स अपॉन अंडर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ इज, पहला नेशनलिटी ऑफ द पर्सन, दूसरा प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम विद इन लोकल एरिया ऑफ सच जुरिस्डिक्शन, थर्ड है अ प्लेस वेयर सच पर्सन इज फाउंड, डी है नन ऑफ दीज। बताइए इसका क्या आंसर होगा? किस चीज़ पर डिपेंड करता है? किसी पर्सन को ट्राई किया जाएगा कि नहीं, जुरिस्डिक्शन जो होगा किस चीज़ पर डिपेंड करता है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम विद इन द लोकल एरिया ऑफ सच जुरिस्डिक्शन। क्राइम कमीशन का प्लेस कहाँ है, मेनली इस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है। तो बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ आईपीसी? सेक्शन 34 जो कि डील करता है ज्वाइंट लायबिलिटी से, एंड 149 जो कि है कॉमन ऑब्जेक्ट, इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है? बेसिक डिस्टिंक्शन पूछ रहा है, क्या है? 34 क्रिएट्स ए स्पेसिफिक ऑफेंस वेयर एज 149 डज नॉट। दोनों क्रिएट करता है स्पेसिफिक ऑफेंस। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 149 क्रिएट करता है स्पेसिफिक ऑफेंस और 34 नहीं करता है। और चौथा है 34 और 149 दोनों ही नहीं करता है। देखिए, बहुत ही बेसिक थिंग है, आप सबको पता होना चाहिए, पता भी होगा आप लोगों को कि सेक्शन 34 जो है वो स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है, लेकिन सेक्शन 149 करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 149 क्रिएट्स स्पेसिफिक ऑफेंस वेयर एज सेक्शन 34 डज नॉट। सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच वन ऑफ देम इज लायबल फॉर। जब कोई भी क्रिमिनल एक्ट कई पर्सन्स द्वारा किया गया है कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, तो जाहिर सी बात है किस सेक्शन की बात हो रही है? सेक्शन 34 की बात हो रही है। तो उनमें से सभी के सभी किस चीज़ के लायबल होंगे? एज इफ इट वॉज डन बाई ईच वन ऑफ देम इन सिंगुलर कैपेसिटी। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, जो मैंने अभी पढ़ा वही हो जाएगा कि ऐसे उन लोग की लायबिलिटी आएगी जैसे कि सभी ने खुद वो काम किया हुआ है, अकेले वो काम किया हुआ है। बी जो था ओनली फॉर द पार्ट ईच वन हैज, बिल्कुल भी नहीं, सबकी ज्वाइंट लायबिलिटी बनेगी, ज्वाइंट लायबिलिटी, जैसा कि पूरा का पूरा एक्ट उन्होंने अकेला किया हुआ है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, इसमें से इनकरेक्ट रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना है, कौन सा गलत है? द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 34 जो कि ज्वाइंट लायबिलिटी, उसका रिक्वायरमेंट इनमें से कौन कौन सा है? बताइए। पहला दिया है, सम क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाई सेवरल पर्सन्स। ये सही है, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट हुआ रहना चाहिए, सेवरल पर्सन्स द्वारा क्रिमिनल एक्ट हुआ रहना चाहिए, ये सही का रिक्वायरमेंट है। तो ये तो नहीं होगा आंसर। बी होगा, क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये भी सही है, कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। तीसरा दिया है, सेवरल पर्सन्स मस्ट शेयर द कॉमन इंटेंशन, दे मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ द एक्ट कंस्टिट्यूटिंग द क्राइम। देखिए गलत है, कॉमन इंटेंशन तो शेयर किया रहना चाहिए, लेकिन पार्टिसिपेशन भी सबका होना चाहिए, चाहे किसी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो या किसी ने कम एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन पार्टिसिपेशन जरूरी है सबका। तो सी गलत है। डी है, कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज अ प्री अरेंज्ड प्लान बिटवीन सच पर्सन। देखिए, कॉमन इंटेंशन को डिफाइन किया हुआ है, ये भी सही है, यानी बस गलत कौन सा है? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि सी गलत है। नेक्स्ट हो गया, कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 मे डेवलप एट द स्पॉट एज बिटवीन ए नंबर ऑफ पर्सन्स। बिल्कुल स्पॉट पर डेवलप हो सकता है। आपको मैंने केस भी बताया था, किस केस में ऐसा हेल्ड हुआ था, जिसमें ऑन द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन क्रिएट हो सकता है, डेवलप हो सकता है। दूसरा दिया, इंप्लाइज अ प्री अरेंज प्लान। बिल्कुल कॉमन इंटेंशन का मतलब प्री अरेंज प्लान होता है, बोथ 1 and 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वही जो आप लोगों ने लिखा है, बोथ 1 and 2, दोनों ही। सी हो जाएगा।
नेक्स्ट हो गया 3 persons A, B and C went to a post office. B and C entered the post office and asked postmaster to hand over money. C fired pistol at him. He was shot dead. देखिए जॉइंट लाइबिलिटी के लिए पूरे के पूरे फैक्ट्स कंस्टिट्यूट किया जा रहा है. दिया हुआ है ऑप्शन ओनली सी इज लायबल फॉर मर्डर, बस सी क्या लायबल होगा क्या. बी दिया ऑल ऑफ देम विल बी गिल्टी ऑफ कॉजिंग डेथ. सी बोथ बी एंड सी आर लायबल फॉर मर्डर, नन ऑफ द अबव. देखिए किस केस पे बेस्ड है, पोस्ट मास्टर मर्डर केस, बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग इम्पेरर. तो देखिए ऑल ऑफ देम विल बी गिल्टी फॉर कॉजिंग डेथ, सभी के सभी लायबल होंगे. आप सभी को पता है ये बहुत ही आसान है, सबकी ज्वाइंट लायबिलिटी होगी, चाहे पार्टिसिपेशन किसी का ज़्यादा हो या कम हो. बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी लिमिटेड टू. फाइन के नॉन पेमेंट के लिए जो इम्प्रिजमेंट इम्पोज हो सकता है वो कितना, उस पर क्या लिमिटेशन है, वो कितना मैक्सिमम लग सकता है इम्प्रिजनमेंट. पहला ऑप्शन क्या है 1/3 ऑफ मैक्सिमम टर्म, 1/4 ऑफ मैक्सिमम टर्म, 1/2 ऑफ मैक्सिमम टर्म, नन ऑफ दिस. देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कितना लग सकता है 1/4, बिल्कुल सही. 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फिक्स फॉर द ऑफेंस. उस ऑफेंस के लिए जितना मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट है उसका 1/4 लग सकता है. यानी 10 साल अगर मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट हो सकता है तो 2.5 साल का हो सकता है. नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए इम्प्रिजमेंट कितना होता है मैक्सिमम हो सकता है 2.5 साल हो सकता है. मैक्सिमम उतना हो सकता है, उससे कम भी दिए जा सकते हैं. ओके बी. नेक्स्ट हो गया ए पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस इन अ स्टेट ऑफ वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन. देखिए इंटॉक्सिकेशन कैसा है, वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से उसने इंटॉक्सिकेट किया हुआ था. शैल बी लायबल टू बी डील्ड विथ एज इफ ही हैड. बताइए इसमें कहीं से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा. देखिए इसका करेक्ट वही हो जाएगा जो कई लोगों को आप लोगों को पता है, बी हो जाएगा. द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड. माना जाएगा कि उसने इंटॉक्सिकेट अगर नहीं किया होता तो जो उसकी मेंटल कैपेसिटी होती उसी तरह उसको ट्रीट करके पनिश किया जाएगा. क्योंकि उसने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेट हुआ था, उसे इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेट किया गया रहता तो उसकी लायबिलिटी नहीं राइज होती, उसको डिफेंस मिलता. लेकिन क्योंकि वो वॉलंटरी था तो माना जाएगा कि वो अपनी मेंटल कैपेसिटी में एक्ट किया है उसने. तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 76 एंड 79 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड द जनरल एक्सेप्शन ऑफ. 76 में और 79 में किस चीज़ को जनरल एक्सेप्शन के रूप में बताया गया हुआ है, किस चीज़ पे ग्राउंड पर डिफेंस मिल जाती है. मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बोथ मिस्टेक ऑफ लॉ एंड फैक्ट, आइदर मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट. देखिए 76 79 में दोनों की बात की गई है, लॉ और फैक्ट की. लेकिन डिफेंस किस चीज़ पे मिलता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे. मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्शन 76 एंड 79 प्रोवाइड द जनरल एक्सेप्शन ऑफ. द जनरल एक्सेप्शन किस चीज़ का है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है. बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू एडल्ट्स. क्या बस एडल्ट को अवेलेबल है क्या, नहीं. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू दोज हु आर केपेबल ऑफ टू लॉफुली कमिट क्राइम. बिल्कुल नहीं. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू द पब्लिक सर्वेंट, ये भी गलत है. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड कैपेसिटी. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको भी नहीं पता याद कर लीजिएगा, सभी को अवेलेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड कैपेसिटी. एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू गेट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट हो गया द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज कंटेन्ड इन. किस सेक्शन में आरओपीडी है. देखिए है तो पूरा 96 से 106 तक, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग है 96 से और उसमें बताया गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सक्यूजेबल होता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 हो जाएगा, सी 96. नेक्स्ट हो गया द मैक्सिम इग्नोरेंसिया जुडिस नॉन एक्सक्यूसेट डज मीन. इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान है, आप सबको पता है, सब जल्दी जल्दी लिखते जाइए कौन सा इसका मतलब है. जुडिस दिया हुआ है, इग्नोरेंसिया जुडिस नॉन एक्सक्यूसेट, बिल्कुल सही. इग्नोरेंस ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस, इज नो एक्सक्यूज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस. हो गया, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एक्सीडेड. किस केस में आरओपीडी को एक्सीड कर दिया गया है, मतलब जो रिजनेबल फोर्स है रिटेलिएट करने का उससे एक्सीड कर दिया गया है. पहला दिया है पर्सन किल्ड अ वीक वीमेन फाउंड स्टीलिंग एट नाइट. एक कमजोर औरत थी जो रात को चोरी कर रही थी, उसको मार दिया गया है. जाहिर सी बात है इसमें एक्सीड कर दिया गया. पर्सन अटैक्ड बाई अनदर बाई अ रॉड ऑफ. देखिए आयरन रॉड से अटैक किया गया है तो इसमें एक्सीड तो नहीं किया गया है. ए थिप वाज कॉट रेड हैंडेड एंड देन बीटन टिल हिज डेथ. देखिए एक चोर पकड़ा गया चोरी करते हुए तो उसको मार के जान से उसके मार दिया गया है. तो इसमें भी एक्सीड कर दिया गया है क्योंकि चोरी करने का सजा मौत नहीं होता है और उसको जान से नहीं मारा जा सकता है. तो इसमें 1 और 3 ए और सी दोनों में एक्सीड कर दिया गया. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू सो अंडर आईपीसी. देखिए ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि मर्डर कर दे वो सी का, लेकिन बी रिफ्यूज कर देता है. तो क्या ए की लायबिलिटी बनती है किसी क्राइम के लिए. पहला दिया हुआ है गिल्टी ऑफ एबेटिंग, नॉट गिल्टी ऑफ एबेटिंग, नॉट गिल्टी एस इज नॉट मर्डर, नन ऑफ द अबव. बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है. बहुत सही, सभी लोगों ने सही आंसर दिया. ए ने क्या कर दिया है, एबेटमेंट कर दिया है तो उसकी लायबिलिटी राइज हो जाती है. तो ए इज गिल्टी ऑफ एबेटिंग बी, उसने बी को अबेट किया और उसके लिए वो लायबल होगा. तो ए हो गया करेक्ट आंसर, भले ही क्राइम कमिट नहीं हुआ. ये हो गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी इज गिवन इन द आईपीसी। क्रिमिनल कंस्पिरेसी का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? 120 कैपिटल ए 120 कैपिटल बी, नन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान है डिफिनीशन और पनिशमेंट। डिफिनीशन दिया है 120 कैपिटल ए में और पनिशमेंट 120 कैपिटल बी में। बिल्कुल सही, सभी का सही है। तो 120 कैपिटल यानी बी हो जाएगा करेक्ट आंसर डिफिनीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। इसमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, जो गलत है वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। दिया हुआ है पहले क्वेश्चन दिया हुआ है अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग हु। अबेटमेंट कब होता है? पहला दिया हुआ इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। देखिए इंटेंशनली एड करने को अबेटमेंट कहते हैं, ये सही है। इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, इंस्टिगेशन भी अबेटमेंट होता है। सीधे भाई इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू ए थिंग विच मस्ट ऑल्सो बी डन। देखिए ये गलत है, जरूरी नहीं है कि वो एक्ट कमिट हो जाए। इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू ए थिंग विच मस्ट ऑल्सो बी डन, एक्ट का कमीशन होना कंपल्सरी नहीं है, इसलिए सी गलत हो गया। तो गलत आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन अबेट्स बाय एडिंग। एडिंग से कब अबेटमेंट होता है? एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट, प्रायर टू द एक्ट इज डन, आइदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट, आइदर प्रायर और पोस्टीरियर और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। देखिए बताइए इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई लोगों को पता है सी हो जाएगा, आइदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। या तो आप प्रायर कर सकते हैं या एट द टाइम जब क्राइम कमिट हो रहा है तब कर सकते हैं। कब क्या कर सकते हैं? द पर्सन एबेट्स बाय एडिंग, मतलब एबेटमेंट कर सकते हैं आप एड करके। तो या तो प्रायर कर सकते हैं या एट द टाइम कर सकते हैं, बस। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया अ पर्सन सप्लाइज फूड टू अनदर पर्सन नोन टू बी इंगेज इन क्राइम इज। देखिए फूड दे रहा है बस, अ पर्सन सप्लाइज फूड टू अनदर पर्सन नोन टू बी इंगेज इन क्राइम, मतलब पता है कि वो क्राइम में इंगेज है लेकिन फिर भी उसको फूड दे रहा है। तो क्या ये क्रिमिनल एक्ट है, एबेटमेंट है, नॉट एबेटमेंट है, नन ऑफ द अबव है? देखिए फूड किसी को खाना देना एबेटमेंट नहीं हो जाएगा, फूड सप्लाई कर रहा है तो एबेटमेंट नहीं हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नॉट एबेटमेंट। नेक्स्ट हो गया गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। ए इन इंडिया अबेटेड बी अ फॉरेनर इन पाकिस्तान टू कमिट अ मर्डर इन इस्लामाबाद। देखिए इंडिया में रह के एक पाकिस्तानी को अबेट कर रहा है कि वो एक मर्डर कमिट करे कहाँ? इस्लामाबाद में। तो क्या ये अबेटमेंट के लिए लायबिलिटी होगी? बताइए। बिल्कुल सही होगी, कहीं भी अबेटमेंट वो कर रहा है वो लायबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी कमिट्स दैट ऑफेंस। देखिए इंस्टिगेट करता है कि फॉल्स एविडेंस दे और बी कमिट भी कर देता है। तो क्या होगा? ए हैज एबेटिंग द ऑफेंस बट नॉट लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। ए हैज एबेटेड द ऑफेंस बट लायबल टू द हाफ ऑफ पनिशमेंट। ए हैज एबेटेड द ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए हैज एबेटेड द ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। सेम पनिशमेंट उसको मिलेगा, सी हो जाएगा। Next question, whoever abets an offence and if the act abated is committed and no express provision is made by this code for punishment of such abatement, the abater will be punished। क्या पनिशमेंट होगा उसके लिए? देखिए अबेटमेंट करता है और एक्ट जो अबेट हो वो कमिट भी हो जाता है। इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अबेटमेंट किया गया और एक्ट जो अबेट किया गया वो कमिट भी हो गया और प्रोविजन नहीं दिया हुआ है कहीं भी एक्सप्रेसली कि कितना पनिशमेंट होगा उस अबेटमेंट के लिए। तो क्या पनिशमेंट होगा? उसको सेम पनिशमेंट मिलेगा। डी लिखा हुआ है विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, जो कि ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड किया गया पनिशमेंट उतना ही उसको भी मिल जाएगा सेम। पिछला वाला जो क्वेश्चन था इसी पर आधारित था। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया द एसेंस ऑफ सेडिशन इज। सेडिशन का एसेंस क्या है? उसमें एक उसका एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है सेडिशन में? हालांकि मैंने बताया था आपको कि सेडिशन लॉ जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया हुआ था पिछले ही साल। किस केस में? वोम्बेडकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, VOMBETKERE। जिन्हें नहीं पता है वो लिख के याद भी कर ले, लास्ट ईयर पूछा हुआ था। लेकिन फिर भी सेडिशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? एसेंशियल इंटेंशन होना जरूरी होना चाहिए। इंटेंशन बहुत एसेंशियल होता है सेडिशन के लिए, तो इंटेंशन आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया फॉर एन एफरे अंडर सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड। देखिए एफरे के लिए 159 में एफरे दिया हुआ है, 160 में उसका पनिशमेंट दिया हुआ है। कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए मिनिमम उसमें? बहुत सही 2 चाहिए, 2 लोग कम से कम चाहिए। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया सेक्शन 149 हैज द फॉलोइंग एसेंशियल्स। सेक्शन 149 जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट से डील कर रहा है उसमें कौन कौन से एसेंशियल्स है इसमें से? सच ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली। देखिए ये सही दिया हुआ है, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ये भी सही दिया हुआ है। उस अनलॉफुल असेंबली का किसी भी मेंबर द्वारा कमिट हुआ रहना चाहिए। तो लायबिलिटी सबकी होगी क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट था सबका। तो बोथ 1 and 2 दोनों ही एसेंशियल है, बोथ 1 and 2 सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने, कई लोगों ने सी जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एन असेंबली इज अनलॉफुल। देखिए एक असेंबली को अनलॉफुल कब कहेंगे? अनलॉफुल असेंबली कब कही जाएगी? पहला ऑप्शन है द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कंपोजेस दैट असेंबली इज अनलॉफुल। कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, ये सही दिया हुआ है क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होना चाहिए अनलॉफुल असेंबली का। इफ कंसिस्टेड ऑफ 5 और मोर, ये भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग होनी चाहिए उस अनलॉफुल असेंबली में। तो बोथ 1 and 2 यही सही हो गया, सी बोथ 1 and 2 आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक्स विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ वाई इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज टू मिक्स पॉइजन इन द फूड ऑफ वाई इन द एब्सेंस ऑफ एक्स. वाई टेक्स द फूड एंड डाइज. व्हाट इज एक्स गिल्टी ऑफ? एक्स किस ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा? देखिए, भले ही उसने चाइल्ड को इंस्टिगेट किया और चाइल्ड ने मिलाया, देखिए चाइल्ड की लायबिलिटी तो नहीं अराइज होगी क्योंकि 7 years के नीचे है, लेकिन एक्स की क्या लायबिलिटी होगी बताइए? बहुत बढ़िया, कई लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया. उसकी लायबिलिटी मर्डर के लिए होगी, मर्डर के लिए. भले ही अपने हाथों से उसने जहर नहीं मिलाया, लेकिन वो कंप्लीटली लायबल होगा इस होमिसाइड के लिए, तो उसकी लायबिलिटी मर्डर की होगी. सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द स्टेटमेंट ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इज. ये सेंटेंस सही है कि गलत है? कह रहा है कि सारे मर्डर्स कल्पेबल होमिसाइड हैं बट सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है. ये सेंटेंस सही है, ट्रू हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कल्पेबल होमिसाइड इज डिस्क्राइब्ड इन. कल्पेबल होमिसाइड किधर है? सभी को पता है, बहुत बढ़िया, सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी. सी हो गया करेक्ट आंसर. आसान था, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हो गया, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस मर्डर. मर्डर का डेफिनेशन किधर है? पनिशमेंट नहीं, डेफिनेशन. डेफिनेशन कहाँ है? सभी को पता है 300 में है और पनिशमेंट कहाँ है? 302 में है. तो डेफिनेशन 300, सी सही आंसर हो गया. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन एबडक्टेड शुड बी. देखिए, एबडक्टेड पर्सन का एज क्या होना चाहिए? मतलब एबडक्शन किस एज के पर्सन का हो सकता है? ओनली माइनर, ओनली मेजर, माइनर और मेजर, नन ऑफ द अबव. चलिए इसका आंसर बताइए. देखिए कई लोग सही आंसर कर रहे हैं. एबडक्शन जो होता है वो किसी का भी हो सकता है, मेजर और माइनर किसी का भी हो सकता है, तो किसी भी एज के पर्सन का, माइनर और मेजर. सी हो गया इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विथ हिज ओन वाइफ इज नॉट रेप इफ द वाइफ इज अबव. वाइफ की एज क्या होनी चाहिए? मैंने आपको केस बताया था, बताइए, लिखिए आप, किस केस में हेल्ड हुआ था? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एज को 15 से बढ़ाकर 18 कर दिया? 15 शुड बी रीड एज 18, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया था. चलिए इसका आंसर तो 18 हो जाएगा, सभी को पता है 18 years ऑफ एज. अगर वाइफ 18 years से अबव है तो वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना उसके हस्बैंड द्वारा, ये रेप नहीं माना जाता है. रेप इससे पहले 15 years था. तो हो गया एक करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप इज. रेप के ऑफेंस के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट कौन सा है? अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, बोथ 1 and 2. देखिए बहुत फेमस है, ये सभी को पता होता है. क्या है? अगेंस्ट हर विल भी होना चाहिए और विदाउट हर कंसेंट भी होना चाहिए. बोथ 1 and 2 हो गया. सी करेक्ट आंसर हो गया. जिन्हें नहीं याद है वो दोनों ही याद कर लेंगे, अगेंस्ट हर विल भी, विदाउट हर कंसेंट भी. सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. आइए नेक्स्ट पे आते हैं, इलिसिट इंटरकोर्स इंप्लाइज. इलिसिट इंटरकोर्स का क्या मतलब होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन टू पर्सन्स नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज, रेप, बोथ 1 and 2. बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब होता है ए में जो लिखा हुआ है. कई लोगों ने सही आंसर दिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन टू पर्सन्स नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज. दो पर्सन जो शादीशुदा नहीं है उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना इलिसिट इंटरकोर्स कहा जाता है. ये रेप अलग टर्म हो गया, लेकिन इलिसिट इंटरकोर्स ए हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज अंडर. थेफ्ट का ऑफेंस किस सेक्शन में है? 302 में नहीं है, 378 में है, 376 में नहीं है. करेक्ट आंसर हो गया. आप सभी को पता है, सभी ने सही आंसर लिखा. थेफ्ट जो है 378 में है. थेफ्ट का पनिशमेंट याद रखिएगा. तो 378 डील्स विथ थेफ्ट. बी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इफ द प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इट इज. अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में प्रॉपर्टी को रिमूव किया जाता है तो क्या वो थेफ्ट, रॉबरी, डकैती होगा? देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, वी नो, इसलिए नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन ए टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्युपाइज. हियर द रिंग इज इन जेड्स पोजेशन एंड इफ ए डिसऑनेस्टली रिमूव्स इट. ए कमिट्स, अगर डिसऑनेस्टली उसको रिमूव कर देता है उसके पोजेशन से, तो क्या कहेंगे? इसी ऑफेंस को तो थेफ्ट कहते हैं. थेफ्ट, बहुत सही, सभी को पता है, थेफ्ट कहते हैं इसे. तो बी हो गया करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी डिफाइंस. 379 में क्या है? लिखिए आप लोग, बिल्कुल सही. 379 में है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट है. थेफ्ट का पनिशमेंट है जो कि कितना साल है, ये भी लिख लीजिए आप लोग. कितने साल है पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट? चलिए इसका आंसर क्या है? डी है. 379 का आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज अंडर. रॉबरी कमिट करने का अटेम्प्ट किस सेक्शन में है? ये सेक्शन 393 ऑफ आईपीसी हो गया. डी हो गया. 393 में अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्राइम इज डैश. क्राइम इनमें से क्या है बताइए? देखिए सभी को पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. क्राइम क्या है? एक इलीगल एक्ट है. एक इलीगल एक्ट को ही क्राइम कहते हैं. इमोरल होना जरूरी नहीं है, लेकिन इलीगल होगा. सारे इमोरल चीज़ क्राइम नहीं होते हैं. तो बी हो गया इसका करेक्ट. नेक्स्ट हो गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड अंडर आईपीसी. देखिए कितने तरह के पनिशमेंट हैं याद होने जरूरी है. मैंने आप लोग को बताया भी था याद करने के लिए. कितने तरह के पनिशमेंट है आप लोग लिखिए.
3, 6, 5, 4 ऑप्शन है। देखिए 5 तरह के पनिशमेंट है, 5 तरह के। सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है। द कैटेगरीज ऑफ द क्रिमिनल शुड बी डिटरमिन्ड बाई जनरल लॉज, द पीनल स्टैट्यूट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड और कंस्ट्रूड, देयर शुड बी एक्स पोस्ट फैक्टो पीनल लॉज, ऑल ऑफ देम। देखिए इनमें से कौन सा सही है, एक ही सही आपको सेलेक्ट करना है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो क्रिमिनल लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है तो पूरे वर्ल्ड वाइड एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। वो क्या है कि पीनल स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली। उसको एनालॉजी यूज़ करके एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे अप्लाई हो या उसको डिफिनीशन को एक्सटेंड कर दिया जाए, उसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है, इसलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पीनल स्टैट्यूट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड और कंस्ट्रूड, बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफेंस मीन्स, ऑफेंस टर्म का क्या मतलब है। अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द पीनल कोड, अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द पीनल कोड और एनी स्पेशल और लोकल लॉ इन सर्टेन केसेस, या बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। चलिए ये बताइए ऑफेंस जो वर्ड है वो कहाँ डिफाइंड है, किस सेक्शन में डिफाइंड है। देखिए सेक्शन 40 में डिफाइंड है, ऑफेंस सेक्शन 40 में डिफाइंड है और उसमें दोनों ही आ जाता है, चाहे वो पीनल कोड द्वारा पनिशेबल किया गया हो या कोई स्पेशल या लोकल लॉ द्वारा पनिशेबल किया गया हो, और दोनों ही ऑफेंस होंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, जो ज्वाइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है वो क्या है। क्रिएट्स ए सब्सटेंटिव ऑफेंस, बिल्कुल भी नहीं, सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं क्रिएट करता है। इज अ रूल ऑफ एविडेंस, हाँ है रूल ऑफ एविडेंस। बोथ 1 and 2 नहीं, नाइदर 1 and 2 नहीं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है 34 ज्वाइंट लायबिलिटी एक रूल ऑफ एविडेंस है, तो बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 इम्प्लाइज, कॉमन इंटेंशन क्या मतलब होता है, सिमिलर इंटेंशन होता है क्या। प्री अरेंज्ड प्लानिंग, मैंने प्रीविटी ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ कॉमन नॉलेज, ऑल ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, कई लोगों ने सही आंसर दिया। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है, प्रीविटी ऑफ माइंड होता है, यानी प्री अरेंज्ड प्लानिंग, पहले से प्लानिंग किया हुआ, उसी को कॉमन इंटेंशन कहते हैं। सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस मैंने आपको बताया था लाइव सेशन में, और आप लोग को आई होप आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया प्री अरेंज्ड प्लानिंग, प्रीविटी ऑफ माइंड, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ए एंड बी गोज टू मर्डर सी, ए स्टूड एज गार्ड विथ ए स्पीयर इन हैंड टू फैसिलिटेट मर्डर ऑफ सी बाई बी। देखिए वो खड़ा था फैसिलिटेट करने के लिए, तो क्या दोनों की लायबिलिटी क्या होगी बताइए। ए इज लायबल फॉर मर्डर ओनली, बी इज लायबल फॉर मर्डर ओनली, ए एंड बी आर लायबल फॉर मर्डर ओनली, ए इज नॉट लायबल। देखिए बहुत ही आसान है, ज्वाइंट लायबिलिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों ही लायबल हो जाएंगे, दोनों ही लायबल। तो करेक्ट आंसर वही है जो आप लोगों ने लिखा है, ए एंड बी आर लायबल फॉर मर्डर ओनली, दोनों ही मर्डर के लिए लायबल होंगे, तो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रिजनमेंट फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट। देखिए नन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए जब इम्प्रिजनमेंट होता है वो कब टर्मिनेट होता है, फाइन के पेमेंट के बाद क्या टर्मिनेट हो जाता है क्या, ये ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नन पेमेंट, टर्म एक्सपायर करता है तो सी बोथ 1 and 2 नन। देखिए ये भी आसान है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। अगर आपको सेक्शन नहीं भी पता हो और सेक्शन का कंटेंट, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस से सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि नॉन पेमेंट के लिए इम्प्रिजनमेंट जो है, अगर आप फाइन पेमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि उसी के लिए तो आपको इम्प्रिजनमेंट ग्रांट किया जा रहा है। और दूसरा जो है ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट। देखिए अगर आपका इम्प्रिजनमेंट का टर्म खत्म हो गया तो भी आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो बोथ 1 and 2 आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आते हैं फर्जरी इज डिफाइंड इन। देखिए फर्जरी किस सेक्शन में डिफाइंड है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको याद होना चाहिए, मैंने लिखवाया भी होगा फर्जरी का सेक्शन बस याद करने के लिए। देखिए ये सेक्शन 463 में है, 463 बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ ए चाइल्ड इफ ही इज टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। देखिए बहुत ही ईजी है, जनरल एक्सेप्शन का क्वेश्चन है, किस एज का होना चाहिए चाइल्ड ताकि उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए कंप्लीटली, तो बिलो 7 years एज, तो बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इज डेवलप्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस केस से डेवलप हुआ था, बताया हुआ है मैंने आपको, मैग्नॉटिन रूल से, तो बी हो गया करेक्ट आंसर, सबको पता है इसका आंसर बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एन एक्ट विल नॉट बी एन ऑफेंस डन बाई, एक एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा कब, जब वो किसके द्वारा डन किया गया, एक्सीडेंट में डन हुआ या मिसफॉर्चून, ये सही दिया हुआ है, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। देखिए ये भी सही हुआ, एड ऑन करते जा रहा है, यानी ये एसेंशियल्स पे है कि किसमें सारे एसेंशियल्स दिए हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। तीसरा दिया एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज ऑफ ए लॉफुल एक्ट। चौथा दिया एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मींस विद प्रॉपर ड्यू केयर एंड कॉजन। देखिए डी में जो दिया हुआ है वो सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए हुए हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स बस डी में मेंशन है, बाकी सब में आधे अधूरे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी। एक्सीडेंट के सारे इंग्रेडिएंट बस डी में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज अ 60 years old, 6 years old boy, 12 years old girl, 18 years old girl। देखिए एब्सोल्यूट इम्यूनिटी एग्जाम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए एज क्या है, बिलो 7 years ऑफ एज, यानी इसमें कौन हो जाएगा 6 year old बॉय, तो बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन मेक्स एन ऑफेंस मोर सीरियस।
or increase the gravity of an offense is a weak defense to the criminal liability, is no excuse for the commission of an offense, reduces the gravity of all the offenses। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, कई लोग इसका सही आंसर दे दिए हैं। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन जो होता है वो एक्सक्यूज ही नहीं होता है। आप वॉलंटरी इंटॉक्सिकेट होकर के क्लेम नहीं कर सकते हैं एग्जाम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। इन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में क्लेम किए जाते हैं। बताइए कौन सा सेक्शन है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड और इनवॉलंटरी का कौन सा सेक्शन है? आप लोग कमेंट में लिखिए 85 86 में कौन इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है और कौन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा इज नो एक्सक्यूज फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। उसको सजा मिलेगी, कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगी। तो सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड हिम against any offense affecting human body and the body of his friends against any offense affecting the human body and the body of any person against any offense affecting the human body, none of the above। देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड हिम, अपने आप को डिफेंड करने का तो राइट है ही, और किसके किसके, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन के बॉडी के भी, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, कोई भी ऑफेंस के अगेंस्ट में। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी है, बाकी आधे अधूरे दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अंडर सेक्शन 80 the exception of accident is available when an offense is committed while doing a lawful act in lawful manner by lawful means। देखिए ये भी बहुत आसान है, आप लोग आंसर दीजिए। डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन एनी मैनर बाय लॉफुल मीन्स, डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय एनी मीन्स। नहीं, तीनों ही लॉफुल होने चाहिए, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी इनंसिएट। 82 में क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कंक्लूसिव और इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, नन। देखिए पहले भी एमसीक्यू का सेशन में मैंने बताया हुआ था और क्वेश्चन मिली हुई थी, जो 82 में जो दिया हुआ है डिफेंस कि 7 ईयर से कम के चाइल्ड के लिए जो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी होती है वो किस नेचर का होता है? कंक्लूसिव नेचर का होता है और इरिबटेबल होता है, उसको रिबर्ट नहीं किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। नहीं, अवेलेबल वेयर देयर इज टाइम टू हैव द रिसोर्स to the protection of the public authorities, available where there is not time to have resource या recourse हो जाएगा to the protection of public authorities। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जब पब्लिक अथॉरिटी से संपर्क करने के लिए समय नहीं होता है, आपको इमीडिएट रिटेलिएट करना कंपलसरी होता है, तभी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास समय था कि आप अथॉरिटी के से अप्रोच करें तो आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ हैज बीन डील्ड विथ अंडर। आरओपीडी कब एक्सटेंड होता है कॉजिंग डेथ के लिए? ये किस सेक्शन में है? बहुत ही आसान है, सभी को पता है, सेक्शन 100 में है। ये हो जाएगा सेक्शन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, पागलपन में अटेम्प्ट टू किल, पागलपन में वो अटेम्प्ट किया मार देने के लिए। ए हिट्स जेड विद एन आयरन रॉड सीरियसली इंजूरिंग हिम। इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। ए हैज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो होगा क्योंकि मैडमैन के अगेंस्ट यानी अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट भी होता है आरओपीडी। दूसरा दिया ए हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दाउ जेड इज मैड, ए इज गिल्टी ऑफ इन्फ्लिक्टिंग ग्रेविएशन ऑन जेड। देखिए बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए बहुत सही, कई लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका करेक्ट आंसर बी है, ए हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दाउ इवन, मतलब दाउ जेड इज मैड, मतलब भले ही जेड मैड है, वो अनसाउंड माइंड पर्सन है, इंसेन है, उसके अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है। लास्ट टाइम ही मैंने पूछा था किस सेक्शन में डील करता है आरओपीडी के, किस सेक्शन में है कि इंसेन पर्सन के अगेंस्ट भी आरओपीडी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेज एज सुन एज। देखिए आरओपीडी ऑफ प्रॉपर्टी कब कमेंस होता है? रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी अपीयर्स, प्रॉपर्टी इज स्टोलन, प्रॉपर्टी इज टेकन टू सम डिस्टेंस, नन ऑफ द अबव। देखिए स्टार्ट कब होता है बताइए। देखिए कई लोगों ने सही आंसर दिया, स्टार्ट कब होता है? जब एप्रीहेंशन स्टार्ट हो जाता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी अपीयर्स। जब भी रीजनेबल एप्रीहेंशन अपीयर होने लगता है उसी समय आरओपीडी स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यू स्टिल। मतलब थेफ्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब तक कंटिन्यू होता है, मतलब कब तक कंटिन्यू होगा उसके बाद ओवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन है द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन्ड, द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दीज। देखिए बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सभी के केस में आपने अगर प्रॉपर्टी को रिकवर कर लिया या पब्लिक अथॉरिटी का सहारा ले लिया, इन सारे केसों में तो उसके बाद आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके पहले तक ही आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, इसमें से इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू द कॉजिंग ऑफ डेथ इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। किस डिस्क्रिप्शन का होना चाहिए? डेथ कॉज कब कर सकते हैं आप बॉडी का डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए, यूज करते हुए? तो कह रहा है कि एन असल्ट विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग एबडक्शन, किडनैपिंग और एबडक्शन के केस में कर सकते हैं, रॉन्गफुल स्टैंड के केस में नहीं कर सकते हैं, तीसरा रेप के केस में कर सकते हैं, अननेचुरल अरेस्ट के केस में कर सकते हैं। यानी बी इज द इनकरेक्ट आंसर, बी इज द इनकरेक्ट, इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था। बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी। एबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए इनमें से क्या रिक्वायर्ड है? पहला ऑप्शन है ए मियर एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू डू एन अनलॉफुल एक्ट इज एनफ। टू का स्पेलिंग गलत है, ये एनफ नहीं होगा। फिर कह रहा है कि सम एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ एन इंगेजमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू डू एन अनलॉफुल एक्ट। देखिए यही सही हो जाएगा कि एक्ट या इलीगल ओमिशन कमिट हो रहना चाहिए इसके परसुएंस में, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये एबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी इज, सभी को पता है किसमें पनिशमेंट दिया हुआ है, 120 कैपिटल बी और 120 कैपिटल ए में डिफाइंड है। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स, इसमें करेक्ट सेलेक्ट करना है। ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेड्स हाउस, इंस्टिगेट करता है बी को कि जेड का हाउस बर्न कर दिया जाए। बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट टू द प्रॉपर्टी देयर, और उसी समय प्रॉपर्टी में उसके प्रॉपर्टी पे थेफ्ट भी कमिट करता है। तो क्या हो जाएगा लायबिलिटी? ए इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट बाई सेटिंग फायर to house. A is guilty of abetting the burning of the house because it was committed during the same transaction. A thou guilty of abetting the burning of the house is not guilty of abetting the theft. देखिए A is neither guilty of abetting the burning of the house nor of theft. क्या लायबिलिटी होगी A की? A की लायबिलिटी क्या होगी? उसने बस इंस्टिगेट किया था हाउस को जलाने के लिए, अब वो जलाने के क्रम में चोरी भी कर लेता है। तो A की लायबिलिटी बस उसके घर पे आग लगाने के लिए इंस्टिगेशन के लिए होगी, ना कि चोरी के लिए, क्योंकि चोरी के लिए उसने इंस्टिगेट नहीं किया था। तो जिस क्राइम के लिए उसने इंस्टिगेट किया बस उसी क्राइम के लिए उसकी लायबिलिटी होगी, ना कि उन क्राइम के लिए भी जो फर्दरेंस में कमिट करता चला गया वो। तो ए की लायबिलिटी बस सी में दिया हुआ है, वही सही है। ए दाउ गिल्टी ऑफ एबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ एबेटिंग द थेफ्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी डिक्लेरेटिव प्रोविजन है, क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, रूल ऑफ एविडेंस एंड नन है। देखिए रूल ऑफ एविडेंस वो नहीं है, वो एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस क्रिएट करता है। सेक्शन 149 इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड। इनमें से कौन सा आईपीसी के अंडर पनिशेबल नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है प्रिपरेशन टू वेज वार अगेंस्ट द स्टेट, प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रेडेशन अंडर टेरिटरी ऑफ अ फ्रेंडली पावर। बताइए इनमें से कौन सा पनिशेबल नहीं है आईपीसी के अंडर? देखिए आसान है, आप सबको पता है, बिल्कुल सही। प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर इज नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी। वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल है, डकैती के लिए प्रिपरेशन भी पनिशेबल है, एंड डिप्रेडेशन अंडर टेरिटरी ऑफ ए फ्रेंडली पावर भी पनिशेबल है, बट प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर इज नॉट पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड, सो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया द केस ऑफ के.एम. नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये किस से रिलेटेड है? किस चीज़ से? थेफ्ट से, डकैती से, अबेटमेंट से, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से। देखिए आप सबको लिखाया गया था इस केस के बारे में भी, ये किससे रिलेटेड है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से, बिल्कुल सही। तो ये डी हो गया आंसर, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउरी डेथ इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। डाउरी डेथ कहाँ है? बहुत ही आसान है, सभी को आंसर पता है, बहुत बढ़िया। सेक्शन 304 कैपिटल बी ऑफ आईपीसी डील्स विद डाउरी डेथ, तो बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड। पहला ऑप्शन है विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम हु हैज़ कंप्लीटेड 12 ईयर्स ऑफ एज। देखिए 12 साल जो कंप्लीट हो गया है अगर विक्टिम, उसके कंसेंट से क्या उसका होमिसाइड कमिट किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल अब कंप्लीट हुआ है। सी डी व्हेन द ऑफेंडर इज एक्टिंग अंडर द स्पेल ऑफ मैडनेस, डी नन ऑफ द अबव। देखिए किस केस में कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर 18 साल से ऊपर का विक्टिम ने अपना कंसेंट दिया था उस होमिसाइड के लिए तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसलोकेशन ऑफ ए टूथ इज अ। देखिए मार कर किसी का दांत तोड़ देना या दांत अलग कर देना, डिस्प्लेस कर देना, डिसलोकेट कर देना, ये कौन सा ऑफेंस है? सिंपल हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, असल्ट है, नन ऑफ द अबव। कौन सा है? बिल्कुल सही, ग्रीवियस हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट। अब बताइए किसी का दांत भी तोड़ दीजिएगा और वो सिंपल हर्ट में आएगा, ग्रीवियस हर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एडल्ट्री इज। एडल्ट्री क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ पर्सन हु इज एंड whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or connivance of that man. Such sexual intercourse is not amounting to rape.
दूसरा जो ऑप्शन है उसमें विद द कंसेंट लिख दिया है, और तीसरा में हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एन अनमैरिड वीमेन। देखिए अनमैरिड नहीं, मैरिड वीमेन ही होगा, और विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट मैन, उसके हस्बैंड के बिना कंसेंट से। सो द करेक्ट आंसर इज ए जो है वही एडल्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसल्ट कैन नॉट बी कॉज्ड बाई। देखिए एसल्ट किस चीज़ से नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, अगर किसी को नहीं पता तो याद कर ले इसको। एसल्ट क्या नहीं है इसमें, मियर वर्ड्स, मियर जेस्टर्स, मियर प्रिपरेशन, नन। देखिए इसका करेक्ट आंसर कई लोगों को पता है, बिल्कुल सही, मियर वर्ड्स डज नॉट अमाउंट टू एसल्ट, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। मियर वर्ड्स बस बोल देना शब्दों से, वो एसल्ट नहीं हो जाता, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर इज। किडनैपिंग में माइनर का कंसेंट कितना मटेरियल होता है, होली मटेरियल, पार्सली इमटेरियल, होली मटेरियल, नन। देखिए बहुत ही आसान है, किडनैपिंग के केस में कंसेंट ऑफ माइनर इज होली इमटेरियल, इट इज टोटली इरेलीवेंट दैट द माइनर हैज कंसेंटेड टू द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और नॉट, वो ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो जाएगा, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाई सेइंग दैट योर चाइल्ड इन द हैंड्स ऑफ माई गैंग एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस 10 लाख रुपीज, एक्स कमिट। देखिए धमकी देकर के कि तुम्हारे बेटे मेरे कब्जा में है, उसको मार देंगे, उससे प्रॉपर्टी मांग लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा ऑफेंस है ये, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, नहीं, रॉबरी है, ये भी नहीं, एक्सटॉर्शन, हाँ, थेफ्ट नहीं। देखिए एक्सटॉर्शन है, आप सबको पता होगा ये एक्सटॉर्शन होता है, किसी को धमका के पैसे मांग लेना या कुछ प्रॉपर्टी मांग लेना, कोई एक्सटॉर्शन कहते हैं। फियर ऑफ डेथ में रख देना या फियर ऑफ इंजरी में रखना, एक्सटॉर्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस इज डिस्क्राइब्ड इन। देखिए ये किस सेक्शन में, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस 78, 79, 80। वेरी गुड। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस हैज बीन डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 380 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 380 हो गया, करेक्ट सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन आर द ऑफेंसेज अगेंस्ट। ये ऑफेंसेज अगेंस्ट व्हाट, ऑफेंसेज अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दीज। तो वेरी इजी, थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन आर दी ऑफेंसेज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, सी हो गया। चलिए बताइए किस चैप्टर में ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कौन सा चैप्टर है आईपीसी का, आप लोग जवाब दीजिए, 16, 17, 18 कौन सा चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें से कौन सा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एसेंशियल एलिमेंट है, कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, टेकिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, नन ऑफ द अबव। देखिए बताइए आप पहले, देखिए ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 511 यानी 511 डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, किसमें नहीं अप्लाई होता है, अटेम्प्ट है सेक्शन 511 में, तो अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट, अटेम्प्ट ऑफ एफ्रे, अटेम्प्ट ऑफ रायट, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। देखिए अटेम्प्ट ऑफ मर्डर जो है अलग से ही क्राइम है, अटेम्प्ट टू मर्डर। बताइए किस सेक्शन में अटेम्प्ट टू मर्डर क्राइम है, अगर वो अलग से क्राइम है तो 511 उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो किस पे अप्लाई होता है, जो अलग से उसके लिए अटेम्प्ट का पनिशमेंट नहीं डिफाइंड है, उस पर अप्लाई होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं, अब आगे के वीडियोस में हम आईपीसी के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के भी। तब तक आप लोग हमेशा की तरह अभी भी अपना बहुत ख्याल रखिए और गर्मी से बचते रहिए और पढ़ते रहिए, बहुत कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। चलिए थैंक यू।